गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री है, यानी कि इतिहास चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुई परिवर्तन की पड़ताल। तो इस वीडियो में आपको जितने भी क्लास 7 का चैप्टर 1 का जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, सभी क्वेश्चन आंसर का सलूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 ऐसे ही बारी बारी सब मिलेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 1 का सलूशन। जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे सभी क्वेश्चन आंसर का सलूशन हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अगर आपका इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आप जब हम कमेंट कीजिएगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको या हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अतीत में किसे विदेशी माना जाता है। मतलब अतीत में जो बातें बताई गई है उसमें विदेशी किसे माना गया है। तो मध्यकाल के अनुसार कोई भी अजनबी किसी खास समाज या संस्कृति से संबंधित नहीं था, उस खास गांव का हिस्सा नहीं था, उसे विदेशी माना जाता था। जैसे कि कोई इंसान है, हमारे भारत के वेशभूषा, भाव, स्वभाव, कोई भी चीज़ को अगर नहीं जानता है, बाहर से आया हुआ लोग है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विदेशी कहेंगे। उदाहरण के लिए इसलिए शहरवासी एक जंगलवासी के विदेशी माना जाता है। मतलब एक शहरवासी एक जंगलवासी को क्या कहते हैं, विदेशी मानता है। लेकिन अगर दो लोग एक ही गांव के हैं, वे अलग अलग धार्मिक या जातिगत विविधताओं के बावजूद भी विदेशी नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बताइए सत्य या असत्य है। जिसे कि हमें 700 के बाद किसी अवधि के लिए कोई शिलालेख नहीं मिला। तो भाई मिला, ये गलत है, बोला है नहीं मिला, तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक, अगला है कि इस अवधि के दौरान मराठों ने अपना राजनीतिक महत्व स्थापित किया था। ये बात सही है, मराठों ने क्या किया था कि अपना राजनीतिक जो है स्थापित किया और अपना शासन चलाया। कृषि बस्तियों में विस्तार का कारण वनवासियों कभी कभी अपनी भूमि से बाहर धकेल दिए जाते थे। बात सही है, सही हो जाएगा, यानी कि सत्य है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने असम, मणिपुर और कश्मीर का नियंत्रण किया। ये बात गलत है, ये कश्मीर और पर नियंत्रण नहीं किया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये रहा, तीसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरे। क्या है, रिक्त स्थान को भरे। जैसे कि यहाँ पे ये है रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान है। क्या कहता है, ध्यान समझिएगा कि अभिलेखाकार वह स्थान है जहाँ डैश रखी जाती है। यहाँ पे डैश होगा तो उसके जगह पे क्या है, पांडुलिपि रखी जाती है। डैश 14वीं वर्ष के शासककार था, तो अला जियाउद्दीन बर्नी जो था 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। डैश और डैश इस अवधि के दौरान लगाई कुछ नई फसलें थी। तो मक्का, आलू, मिर्च, चाय, कपास, ये सभी जो है लगाई गई नई फसलें थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इस अवधि से जुड़े कुछ तकनीकी परिवर्तन की सूची बनाइए। इस अवधि से जुड़े तकनीकी के परिवर्तन जैसे सिंचाई की फारसी पहिया, बुनाई में चरखा और युद्ध में अग्निशास्त्र, ये सभी क्या है, तकनीकी का परिवर्तन आया। इस अवधि के दौरान कुछ प्रमुख विकास हुआ। विकास क्या था, तो इस विशेष अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण और धार्मिक घटनाएं इस प्रकार थी। क्या क्या घटनाएं थी, ध्यान समझिएगा। ये घटना इस तरह थी कि नए देवताओं की पूजा करना, राजघराना द्वारा मंदिर का निर्माण हो रहा था, समाज में प्रमुख समूह के रूप में ब्राह्मण पुरोहित का महत्व बढ़ता जा रहा है, और भक्ति के विचार का उदय, एक प्रेम पूर्वक व्यक्तिगत देवता की कल्पना जिस पर भक्त पुजारी का विस्तृत अनुष्ठान की सहायता के बिना पहुंच सकते थे। और पांचवा, इस अवधि के दौरान एक नए धर्म का उदय हुआ। 8वीं शताब्दी के दौरान व्यापारी और प्रवासियों में भारत का पवित्र कुरान की शिक्षाओं को पेश किया गया। जो कुरान जो बोलते हैं ये आया है 7वीं सदी के दौरान। व्यापारियों और प्रवासियों ने भारत में पवित्र कुरान की शिक्षाओं का पेश किया था, बतलाया था, वो भी 7वीं सदी में। अगला है सदियों के दौरान क्या है, सदियों के दौरान हिंदुस्तान शब्द का अर्थ किस प्रकार बदल रहा है। पिछली शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ बदल गया। आज हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल भारत में दर्शनों के लिए किया जाता है। हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल भारत को दर्शनों के लिए किया जाता है, लेकिन लोग 13वीं सदी के दौरान इस शब्द का इस्तेमाल मिनहाज ए सिराज एक इतिहासकार जो थे राजनीतिक अर्थ में द्वारा दिल्ली के
सुल्तान विभिन्न दृष्टिकोण में किया गया था। और 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू शब्द का इस्तेमाल सुखरों द्वारा सिंधु नदी क्या है सुखरों द्वारा सिंधु नदी की संस्कृति और लोगों के संदर्भित करने के लिए किया गया था, जबकि 16वीं शताब्दी की शुरुआत बाबर ने उपमहाद्वीप के निवासियों के सांस्कृतिक, भौगोलिक और जीवन के वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। अगला है कि जातियों के मामले में विनिमय कैसे किया जाता था। जाति के मामले में विनिमय जो था ये किया जाता था, लेकिन कैसे किया जाता था? तो इस अवधि के दौरान लोगों के बीच कई राजनीतिक और आर्थिक मतभेद उभरे, जिसके कारण जाति और उपजाति शुरू हुई, जहां लोग को उनके व्यवसाय, पृष्ठभूमि आधार रैंक किया जाता था, ताकि जातियों के मामले में कुछ क्षेत्रों में जाति पंचायत के रूप में जाने वाले बुजुर्ग के एक साथ द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। जाति को अपने गांव के नियमों का पालन करना आवश्यक था, जो एक सरदार द्वारा शामिल होते थे। अगला है अखिल क्षेत्रीय साम्राज्य शब्द का अर्थ। अखिल क्षेत्रीय साम्राज्य शब्द का अर्थ क्या है? एक सर्वक्षेत्र अभियान वह साम्राज्य होता है जिसे विधि, संस्कृति, भूगोल और धर्म के कई क्षेत्रों में फैला होता है। उदाहरण के लिए मुगल, चोल, खलजी और तुगलक वंश, ये सभी जो है अखिल क्षेत्रीय साम्राज्य का निर्माण करता है। अब अगला है इतिहासकारों को पांडुलिपि का उपयोग करने में कठिनाई क्यों आती थी? मतलब इतिहासकार था, उसको पांडुलिपि का उपयोग करने में क्यों कठिनाई होती है? तो कठिनाई इसलिए होती है कि अतीत में इतिहासकार को पांडुलिपि का उपयोग करने में कई कठिनाई का सामना करना पड़ा। उस समय प्रिंटिंग प्रेस की कमी के कारण इतिहासकार पांडुलिपि के हाथ से लिखना पड़ता था। अब उस समय ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था, कुछ था ही नहीं, तो किस चीज़ में रिकॉर्ड किया जाए, किस चीज़ में टाइप किया जाए, तो वो हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखने के बाद नए बदलाव के साथ पांडुलिपि का प्रतिरूप बदलता गया। आसान काम नहीं था। नकल करने के लिए सदियों से छोटे छोटे अंतर और गलतियां बढ़ती गई और जब तक पाठ में पांडुलिपि एक दूसरे के काफ़ी अलग नहीं हो गए, नतीजन आज हमें शायद ही कभी किसी लेख के मूल पांडुलिपि मिलता है। मतलब क्या करता था, पांडुलिपि कोई अगर लिखा हुआ है तो उसमें नकल करना, छेड़छाड़ करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास क्या है? इतिहासकार अतीत को किस प्रकार कालखंड में विभाजित करता है? क्या ऐसा करने से उन्हें कोई समस्या आती है? मतलब कितने कालखंड में विभाजित किया है, अगर विभाजित किया तो क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है? तो देख लीजिएगा कि 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या हुआ कि 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के 3 अलग अलग अवैध विविध जाति थी। 3 अवधि में ब्रिटिश, मुस्लिम, हिंदू और विभाजित किया गया था। ब्रिटिश, हिंदू। आपसे पूछा जाएगा कि भारत को कितने भाग में विभाजित किया गया था? तो 3, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसमें डिवाइड कर दिया था। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि शासक को धर्म का परिवर्तन के अलावा संस्कृति, सामाजिक, अर्थव्यवस्था के मामले में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस तरह से विभाजन समस्या का पैदा करना, इस तरह के विभाजन समस्या और उपमहाद्वीपों विभिन्न नज़रअंदाज करना 11वीं और 18वीं सदी में 16वीं शताब्दी तक बिल्कुल अलग था। अगला इतिहासकार का समय। इतिहासकार का समय सिर्फ कैलेंडर या घड़ी के रूप में नहीं देखते जो साल, दिन या घंटे दिखाते। इतिहासकार का अध्ययन उन्हें समान विशेषताओं को अलग अलग कालखंडों में विभाजित करके आसान हो जाता। यह आर्थिक संगठन, सामाजिक परिवर्तन, विश्वास और विचारों को समानता का परिवर्तन को दर्शाता था। अगला है ऐतिहासिक अभिलेख। विभिन्न भाषाओं के मौजूद जो समय के साथ काफ़ी हद तक बदलते रहते। उदाहरण के लिए आधुनिक फारसी मध्यकाल फारसी के अलग है। अंतर सिर्फ शब्दावली और व्याकरण से ही नहीं बल्कि अर्थ में भी है, जो समय पर साथ बदलते रहते हैं। और जब इतिहास अतीत के ग्रंथ, मानचित्र, दस्तावेज को पढ़ते हैं तो उन्हें संदर्भ में विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में सावधान रहना पड़ता है, जिससे वह तैयार किए गए थे, क्योंकि 2 अलग अलग अवधि में मानचित्र अलग अलग थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुके हैं। तो आप बुक खोलिएगा, बुक में मिलाइएगा, सभी क्वेश्चन आपको दिखा देगा। आपको क्या करना है, इसको या तो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पूरा देखिए और इसका शेयर कर लीजिए, और उससे भी नहीं होता है तो आप मैसेज कर दीजिएगा। तो इसका जो PDF होगा, इसका PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक
प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं से वीडियो करते हैं अंत, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।